A very warm welcome all my dear students. Let's start today's class. हम स्टार्ट कर चुके थे हमारा सेकेंड चैप्टर दैट इज़ कंपनी अकाउंट्स. हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें अटैच होती है जैसे ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट, फिर कैसे अडॉप्शन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का AGM में, ये भी हम सीख चुके थे. रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड्स रिपोर्ट आफ्टर दे हैव बीन फाइनलाइज्ड, अप्रूव्ड, ऑथराइज्ड, ऑडिटेड, सबमिटेड टू ROC. उसके बाद उसे कैसे ओपन करेंगे, किस तरीके से उसमें रिवीजन कर सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर हमने लास्ट लेक्चर तक सीख लिया था. फिर हमने शुरू कर दिया था चैप्टर का नेक्स्ट पहलू, नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कंपनी लॉ के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया था. हमने लास्ट लेक्चर तक मेमोरेंडम्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं और प्रोस्पेक्टस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था. ये सीखा था कि ऑडिटर जब ऑडिट करना शुरू करेगा तो सबसे पहले मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स को एग्जामिन करेगा. जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैटर्स है उनको अच्छे से स्टडी करेगा, एग्जामिन करेगा. क्योंकि लॉ में हम एक डॉक्ट्रीन पढ़ते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. जब भी आप कंपनी से किसी भी तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक बार मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अच्छे से पढ़ लें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल. कंपनी के कैपिटल की ऑडिट, दैट इज ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय अ शेयर? जब कंपनी के कैपिटल को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज अ शेयर. व्हाट इज द शेयर? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. किसका स्मॉलेस्ट यूनिट? ऑफ कंपनीज कैपिटल. कैपिटल लगाने वाले कौन? शेयर होल्डर्स, मेंबर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी में पैसा लगाने वाले क्या होल्ड करते हैं? शेयर. और इसीलिए कंपनी में पैसे लगाने वाले लोगों को बोलते हैं शेयर होल्डर, दैट इज member of the company. So this is your company's capital, and company's capital को we have divided into smallest units and the units are called as share. तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ऑडिटर इस शेयर कैपिटल की ऑडिट कैसे करेगा. क्योंकि बैलेंस शीट जब भी ऑडिटर हाथ में लेगा तो सबसे पहली चीज उसको ये दिखेगी कि कंपनी में शेयर कैपिटल कितना है, कितना शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड है, कितना इशूड है, कितना सब्सक्राइब्ड है, कितना कॉल्ड अप है, कितना पेड अप है, कितने कॉल्स इन एरियर्स है, कितने कॉल्स इन एडवांस है, शेयर्स प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर कैसे इशू किए. अब डिस्काउंट पर तो शेयर्स इशू होते नहीं हैं, गलती से कंपनी ने कर तो नहीं दिए, कितना अंडरराइटिंग कमीशन दिया, कितना ब्रोकरेज, कितने फ्लोटिंग चार्जेस लगे. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में एनालाइज करेंगे. सो ऑडिटर इज ऑडिटिंग व्हाट? शेयर कैपिटल. सो वी नीड टू हैव फुल नॉलेज अबाउट शेयर एंड कैपिटल. तो इस आंसर को हम शुरू कैसे करेंगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दैट एज एन ऑडिटर ऑडिट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो हम अपने आंसर को कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम शेयर क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे कैपिटल क्या होता है, और फिर हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आंसर को. डेफिनेटली वील बी नीडिंग द नोट्स एंड द नोटबुक्स ऑन द टेबल ताकि आप मेरे साथ साथ अच्छे से लिख पाए सारी बातें. तो जो भी आंसर मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई आंसर शुरू करते हैं तब सबसे पहले हमें डेफिनेशन से शुरू करनी है. अब शेयर कैपिटल की साथ में तो कोई डेफिनेशन है नहीं, पहले हम शेयर वर्ड को पढ़ते हैं, फिर हम कैपिटल वर्ड को पढ़ते हैं. शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू. शेयर का मतलब होता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ कंपनीज कैपिटल. कंपनी के कैपिटल का हिस्सा होता है शेयर, राइट. एंड कंपनी में कितने तरह के शेयर्स होते हैं? टाइप्स ऑफ शेयर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स. और ये कोई नई बात नहीं है. इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं?
These are the shares which are not the preference shares. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है लॉ में कि इक्विटी शेयर्स वो होते हैं विच आर नॉट द प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे तो नहीं लिख सकते कि विच आर नॉट द इक्विटी शेयर्स. वी विल राइट विच हैव प्रेफरेंशियल राइट, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट है विथ रिस्पेक्ट टू टू थिंग्स, एक तो डिविडेंड और एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. जब भी कंपनी डिविडेंड घोषित करेगी तो पहले हमेशा प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा. जब भी कंपनी कैपिटल का पेमेंट करेगी तब पहले हक किसका है? प्रेफरेंस शेयर्स का. तो अभी हम सिर्फ वर्ड शेयर एनालाइज कर रहे हैं. शेयर की डेफिनेशन लिख दी, टाइप्स ऑफ शेयर्स लिख दिए. इक्विटी शेयर्स में आप ये भी लिख सकते हो दीज आर कैरिंग वोटिंग राइट्स, इनमें वोटिंग राइट्स होते हैं. बट यूजुअली प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स यूजुअली नहीं होते हैं. देयर आर सम एक्सेप्शंस प्रेफरेंस शेयर्स में. और ये भी लिख सकते हो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. वी आर जस्ट फ्रेमिंग एन आंसर. एक बार हम आंसर हमारे साइड से स्क्रीन पे फ्रेम करते हैं, फिर हम नोट्स से साथ में रीड करेंगे. एक बार वी आर जस्ट एनालाइजिंग कि हम ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या लिख सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? चलिए एनालाइज करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सबसे पहले क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब अगर आपने इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल पहले आप पिछले साल का डिविडेंड देंगे, फिर उस ईयर का देंगे. मतलब डिविडेंड गेट्स अक्यूमुलेटेड. डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है तब तक आप पे नहीं करते हो. डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होता रहता है. यू हैव टू पे द प्रीवियस वन, then you will pay the current and then you will pay the next one. But not what is non-cumulative? Non-cumulative says साल गया बात गई. पिछले साल का डिविडेंड नहीं दे पाए क्योंकि पैसे नहीं थे, प्रॉफिट नहीं था, इट्स ओके. इस साल आप इस साल का ही डिविडेंड दीजिए, कुछ कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है. तो दीज आर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स. उसके अलावा रिडीमेबल, इररिडीमेबल. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो होते हैं, बट इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो कंपनी लॉ ने मना ही कर दिया कि आप ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू ही नहीं कर सकते जो इररिडीमेबल है. इररिडीमेबल मींस विच आर कन्वर्टेड इन कैश ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप. जब कंपनी खत्म होगी तब आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा. तो कंपनी लॉ ने बोला ऐसे शेयर्स रखने ही नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स. मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 20 ईयर्स. आप हद से हद एक प्रेफरेंस शेयर को कितने ईयर्स तक होल्ड, कितने ईयर्स तक इशूड रख सकते हो? 20 ईयर्स तक. रिडीमेबल विच आर रिडीमेबल इन कैश. उसके अलावा और भी शेयर्स हैं. कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल मीन्स दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव एन ऑप्शन कि आप 10 साल बाद चाहे तो इसके बदले में हमसे शेयर ले जाना, इक्विटी शेयर, या हम कैश भी दे सकते हैं. Those shares which have an right and option to get converted into equity shares, उन्हें बोलते हैं convertible preference shares. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जब भी मेच्योरिटी पीरियड आएगा तब आपको इसके बदले में कैश ही मिलेगा, पैसा ही मिलेगा. यू विल नॉट गेट एन ऑप्शन टू होल्ड इक्विटी शेयर्स. तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. उसके अलावा एक और कैटेगरी है विच इज पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव. अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि पार्टिसिपेटिव का मतलब होता होगा कि ये मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. पार्टिसिपेटिव का मतलब है दे हैव राइट to participate, not in the meetings, not in the management. They have right to participate in the extra profits of the company. इनके पास
अधिकार है कि ये कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, अगर प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी को भी डिविडेंड देने के बाद अगर कंपनी के पास कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उस बचे हुए प्रॉफिट में भी इनका हक है. दीज आर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया, अब इक्विटी को मिल गया, अब पैसा बचा या ना बचा, प्रेफरेंस शेयर्स को उससे कोई लेन देन नहीं है. तो हमने अभी सिर्फ शेयर के बारे में एनालिसिस किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर. सो शेयर के बारे में हमने पढ़ा what is the definition of share, and we have studied the categories, the equity shares, preference shares. एक और थर्ड कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं differential equity shares, which is not common, not so common in every company. सेबी गाइडलाइंस को कंप्लाई करना पड़ता है. अगर लिस्टेड कंपनी है, ध्यान रखिए, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है और अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो उन्हें सेबी रेगुलेशंस, व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए शेयर्स को इशू करना है. ओके, सो सेबी गाइडलाइंस, central government guidelines, the regulations, the ICDR requirements, issue of capital and disclosure requirements have to be complied with whenever we are issuing the shares. तो अभी हमने अपने आंसर में सिर्फ शेयर के बारे में लिखा है, तो ऑडिटर चेक करेगा कितने तरह के इक्विटी शेयर्स है, कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है. अब हम कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपिटल. कैपिटल इज नथिंग बट ओन्ड फंड ऑफ द कंपनी. कंपनी का खुद का पैसा. देखो, फंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ओन्ड फंड्स, एक होते हैं बोरोड फंड्स. खुद का पैसा जिसपे कंपनी को किसी को ब्याज देने की जरूरत नहीं है इज ओन फंड. इट्स द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी. व्हेनेवर वी बोरो मनी वी नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन इट, वी नीड टू रीपे इन सम टाइम. कुछ स्टिप्यूलेशंस होती है, कुछ कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से हमें पे करना होता है, वो बोरोड फंड्स होता है. सो ओन्ड फंड्स इज कैपिटल. और कंपनी के कैपिटल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कंपनीज कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू, सबसे पहली कैटेगरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब दिस इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन हैव. मैक्सिमम भी बोल सकते हैं इसको, नॉमिनल भी बोल सकते हैं. कंपनी इतने कैपिटल से रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये वो ही कैपिटल है जो कहाँ स्टेटेड है. इट इज स्टेटेड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का जो कैपिटल क्लॉज है, मतलब जो 5वां क्लॉज है, नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, एंड उसके बाद 5वां नंबर का जो क्लॉज है उसे बोलते हैं कैपिटल क्लॉज. तो ये जो कैपिटल है इट इज स्टेटेड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, और इसी के लिए इसका नाम रखा गया है ऑथराइज्ड या मैक्सिमम या नॉमिनल या रजिस्टर्ड. मतलब कंपनी अपने लाइफ में जब तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तब तक इस अमाउंट से ज्यादा कैपिटल नहीं होल्ड कर सकती. हाँ, इसे बढ़ाया जा सकता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लेकिन जितना मेमोरेंडम में स्टेटेड है उससे ज़्यादा हम कैपिटल होल्ड नहीं कर सकते. एंड हम सबको पता है मेमोरेंडम को ऑल्टर करना बहुत इजी प्रोसेस है. एनीवेज, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से आपने जनता को कितना बांटा है, जनता के लिए, पब्लिक के लिए कितना इशू कर दिया है, उस कैपिटल को बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल. इशूड, कितना आपने लोगों को देने का सोचा है. सपोज अगर कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 करोड़ और हमने सोचा है कि हम 1 करोड़ शेयर्स इशू कर देते हैं, मार्केट में 1 करोड़ फंड्स मंगवा लेते हैं बाय वे ऑफ शेयर्स. तो दिस इज ओपन फॉर पब्लिक, दीज आर इशूड टू पब्लिक. इसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल. और इशूड में से जितनी जनता ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम पैसे देने को तैयार हैं, हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. राइट, इशूड मीन्स ओपन फॉर पब्लिक. उसमें से जनता ने कितने शेयर्स लिए, पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए, दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. ओके, ऐसा हो सकता है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी का है सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 फेस वैल्यू. सपोज कंपनी ने अभी इशू किए हैं सिर्फ 20,000 शेयर्स at the rate of 10 face value.
सब्सक्राइब लोगों ने कितने किए हैं, सपोज 19,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 फेस वैल्यू। हमें पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू शुड बी कंसिडर्ड, 90% ऑफ द इशू शुड बी सब्सक्राइब्ड। अब 10 रुपया फेस वैल्यू है, लेकिन सपोज कंपनी ने अभी सिर्फ 3 रुपया मंगवाया है, तो उस 3 रुपया जो मंगवाया उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितना पैसा मंगवाया है। सपोज 19,000 शेयर्स पर अभी तक सिर्फ 3 रुपया एप्लीकेशन का मंगवाया है, और उसमें से भी लोगों ने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा दिया है। तो जितना भी पैसा दिया है उसे क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, कितना पैसा लोगों ने दिया है। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप, अकाउंट्स की तरफ आ गए हम थोड़ा, लेकिन ऑडिट की ये टर्मिनोलॉजीज है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्टडी करेंगे कि ऑडिटर इनकी ऑडिट कैसे करेगा। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं। अगर कॉल्ड अप किया है 19,000 शेयर्स पर 3 रुपया, और अभी तक पेड अप 15,000 शेयर्स ही हुए हैं एट द रेट ऑफ 3, तो जो अगर इफ द कॉल्ड अप कैपिटल इज मोर देन paid up capital, तो this is the case of calls in arrear। पैसा मंगवाया ज्यादा है, आया कम है, मतलब कुछ बकाया है, उधारी है, that is people are yet to pay the amount, that is calls in arrear। but if called up capital is less than paid up capital, पेमेंट ज्यादा आ गया, मंगवाया कम था, तो this is the case of calls in advance। Auditor will check whether these calls in arrears and calls in advance are stated properly in the financial statements or not। सही तरीके से डिस्क्लोजर किया है शेड्यूल 3 पार्ट ए के हिसाब से, सही तरीके से इंटरेस्ट चार्ज करा है। हम 11th to 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर पर ब्याज कंपनी को मिलेगा एट द रेट ऑफ 12% और 10%, इट्स 10% पर एनम। और कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कॉल्स इन एरियर कंपनी की कमाई है, क्योंकि अगर आपकी उधारी है तो कंपनी बोलेगी भाई उधारी है तो कोई बात नहीं, जब आप जमा कराओ तो इसका ब्याज भी आपको पे करना पड़ेगा। सो कंपनी की ये इनकम है, कंपनी को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करिए, लोगों से पहले से ही पैसा लेने के लिए तैयार है, कंपनी कॉल करेगी तब देंगे, वैसा नहीं है वो कह रही है आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में जैसे जैसे कॉल्स आएगी। तो मतलब वी आर कीपिंग द अमाउंट इन एडवांस, सो वी नीड टू गिव द इंटरेस्ट फैसिलिटी टू देम। तो दिस इज इंटरेस्ट कंपनी देगी, यहाँ पर कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी को मिलेगा कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट, और कंपनी को देना पड़ेगा क्या, कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट, राइट। सो ऑडिटर विल चेक द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये सब पूरी हुई है या नहीं हुई है। ओके, एक और तरह का कैपिटल होता है कंपनी में जो यूजुअली बहुत कम कंपनीज होल्ड करती है, जिसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल? कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाएगी, विच इज रिजर्व्ड, उसे रोक के रखा है कि वाइंडिंग अप के टाइम कुछ अनसर्टेनिटी नहीं हो जाए, तब उस चीज के लिए हम होल्ड करके रख रहे हैं। तो दिस इज रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी। दिस इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उससे पहले नहीं मंगवा सकते हैं। तो ये भी आजकल ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कंपनी एक्ट 2013 ने रिजर्व कैपिटल का थोड़ा कॉन्सेप्ट डिमोलिश कर दिया है, लेकिन कुछ कंपनी से भी प्रैक्टिस कर रही है। सो नाउ वी हैव कंप्लीट एनालिसिस, वी हैव डन कंप्लीट एनालिसिस ऑन शेयर कैपिटल एंड कैपिटल। हमने सीख लिया शेयर क्या होता है, हमने सीख लिया कैपिटल क्या होता है। अब दोनों को कंबाइन करके कुछ कुछ बातें। तो अब हमने हमारे आंसर में शुरू किया विथ रिस्पेक्ट टू शेयर्स। ऑडिटर विल चेक द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स हैव बीन इशूड, ऑडिटर विल चेक द कैपिटल, कैपिटल की डिवाइडेड पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब हम ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं।
तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि शेयर कैपिटल जब कंपनी इशू करती है तो शेयर कैपिटल आपने कैश में इशू किया है, हैव यू इशूड फॉर कैश और हैव यू इशूड, जस्ट अ सेकेंड, अदर दैन कैश। कंसिडरेशन अदर दैन कैश सुना होगा आपने। जब भी कंपनी कोई एसेट खरीदती है तो ज़रूरी नहीं है कंपनी कैश ही दे, कंपनी अपने वेंडर को शेयर्स भी इशू कर सकती है। हम अपनी बुक्स में एंट्रीज भी पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो दिस इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर हमने किसी एसेट के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए, कभी कभी लोन चुकाने के लिए भी हम इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं, वो भी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम अपने वेंडर को फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं। सो दिस इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऑडिटर चेक करेगा कि अगर कंपनी ने कंसिडरेशन अदर देन कैश के शेयर्स इशू करे हैं तो क्या उतने ही इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं जितने कंसिडरेशन का अमाउंट है। और कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है? द वैल्यू ऑफ द एसेट। जितने रुपए में हमने एसेट परचेज करी है, क्या उतने ही रुपए के शेयर्स इशू करे हैं या नहीं करे हैं। तो स्टूडेंट्स को यूजुअली दिक्कत ये आती है कि मैम 1 लाख की एसेट है अगर, तो ऑडिटर कैसे चेक करेगा? इक्विटी शेयर्स है, सपोज 10,000 इक्विटी शेयर्स आर अवेलेबल एट फेस वैल्यू 10 रुपीज एंड सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ सच इक्विटी शेयर्स इज 100 रुपीज। एमआरपी जो फेयर मार्केट प्राइस चल रही है, एमआरपी नहीं लिख सकते, द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इज सपोज 100 रुपीज। तो कितने शेयर्स इशू करें? अगर हम फेस वैल्यू के हिसाब से इशू करते हैं तो हम ज्यादा पैसे दे देंगे वेंडर को। वी विल डील विद द फेयर मार्केट प्राइस। हम उतने ही शेयर्स इशू करेंगे जितने आज के तारीख पर हमारी जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से। दैट इज वी विल इशू 100,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। एट द रेट ऑफ 100 से कैलकुलेशन होगा। सो येस, दिस इज अ इशू एट प्रीमियम बट अदर देन कैश। 100 रुपए का शेयर हमने 90 प्रीमियम ऐड करके 100 पर इशू किया है। तो ऑडिटर ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज चेक करेगा। यहाँ पर प्रॉपर एंट्री पास होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट भी रेज होगा। तो ऑडिटर विल चेक दैट दीज एंट्रीज हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, वेदर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, वेदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैव बीन डन और नॉट। तो इस तरीके से हमें अपना आंसर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इफ द शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कैश, तो ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा? तो जब शेयर्स कैश में इशू होते हैं तब क्या कंपनी ने पूरा पैसा एक साथ मंगवा लिया या कंपनी ने पैसे को डिवाइड किया है? द फेस वैल्यू हैज बीन डिवाइडेड इनटू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से पैसे मंगवाए हैं कंपनी ने। तो इशूड फॉर कैश में एप्लीकेशन मनी कितना था? एप्लीकेशन मनी, क्या एप्लीकेशन मनी मिल गया? उसके बाद अलॉटमेंट अमाउंट चेक करेंगे, अलॉटमेंट कॉल, फिर हम उससे बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और फिर जो भी सेकंड थर्ड को हम बोल देते हैं फाइनल कॉल। तो ऑडिटर चेक करेंगे कितने कॉल्स में पैसे मंगवाए थे, एप्लीकेशन मनी बराबर मंगवाया है या नहीं मंगवाया है। तो हम पढ़ते हैं कि लिस्टेड कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन का मनी कितना होना चाहिए? मिनिमम लिस्टेड कंपनी को 25% ऑफ द फेस वैल्यू मंगवाना ही पड़ता है एप्लीकेशन पर। अगर कंपनी का शेयर है 10 रुपी का, 10 रुपी फेस वैल्यू, तो 2.5 रुपीज हैव बीन कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और नॉट। मिनिमम 2.5 हमें मंगवाने ही पड़ेंगे। और यही बात अनलिस्टेड कंपनीज के लिए लिखी है कि हर अनलिस्टेड कंपनी को मिनिमम 5% तो मंगवाना ही पड़ेगा फेस वैल्यू पे। रिपीट करती हूँ, अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, सपोज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज, तो अनलिस्टेड कंपनी को 0.5 रुपीज फेस वैल्यू पर मंगवाना ही है। मिनिमम इतना तो मंगवाना ही है। और लिस्टेड कंपनी को 2.5 रुपीज तो मंगवाना ही पड़ेगा ऑन द एप्लीकेशन अमाउंट, राइट।
उसके अलावा एप्लीकेशन मनी हम चेक करेंगे बराबर कॉल हुआ या नहीं हुआ। एप्लीकेशन मनी के तो और भी एडजस्टमेंट्स है जो हमें चेक करने पड़ेंगे, जैसे एप्लीकेशन मनी, आई हाईलाइट द स्क्रीन फॉर यू गाइस। एप्लीकेशन मनी पर जितना पैसा आया वो भी चेक करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के हिसाब से वेदर द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, whether the issue is at par और whether the issue is under subscribed, ये भी तो चेक करेगा ऑडिटर, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है इशू तो क्या होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट। व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट? अलॉटमेंट ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस, प्रपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होगा, जहां पर कुछ लोगों को तो मिलेगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट, बधाई लेटर, बधाई हो आप हमारी कंपनी के शेयर्स आपको मिल गए हैं, और कुछ लोगों को मिलेगा लेटर ऑफ रिग्रेट। प्रो राटा अलॉटमेंट में तो वैसे सभी को लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलता है, थोड़े थोड़े शेयर्स सबको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में लेटर ऑफ रिग्रेट भी इशू होता है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस बार हम आपको कुछ नहीं दे पाए। इन सम केसेस जब प्रो राटा की जगह कंपनी सोचती है हम लिमिटेड अलॉटमेंट करते हैं, तब लेटर ऑफ रिग्रेट इशू हो जाता है। अगर बराबर है, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑडिटर बहुत ध्यान रखेगा, बिकॉज नाउ ही विल चेक वेदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बिन रिसीव्ड, क्या कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गई थी? अगर हाँ, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीवन विल गेट लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन अगर इशू मिनिमम भी सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ तो इन दैट केस कंपनी हैज टू रिफंड द एंटायर अमाउंट विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, ये इशू मान्य नहीं होगा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है। तो ऑडिटर को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो पैसा है, बिकॉज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑलवेज इज केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं उसे। जब तक इशू मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर नहीं आ जाता तब तक ये पैसा हम काम नहीं ले सकते। तो ऑडिटर विल चेक वेदर एस्क्रो अकाउंट हैज बीन मेंटेन्ड और नॉट, हैज बीन प्रॉपर्ली एडजस्टेड विद द अमाउंट और नॉट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना पैसा आ गया तो हम उसे डे टू डे ऑपरेशंस में काम ले सकते हैं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया तो कंपनी अपने वर्किंग में इस पैसे को काम नहीं लेगी और ये पूरा अमाउंट एज इट इज 30 दिन में रिफंड होगा। अगर कंपनी 30 दिन में रिफंड नहीं कर पाई तो 18% ब्याज के साथ इसे रिफंड करना पड़ेगा। इन सम केसेस 15% ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा। तो ऑडिटर विल चेक ऑल दीज एडजस्टमेंट्स। एप्लीकेशन मनी चेक करें, अच्छा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, ये भी वैसे तो आप लॉ में सीखते ही हैं, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज थोड़ा सा अलग है और अनलिस्टेड कंपनीज के केस में थोड़ा सा अलग है। लिस्टेड कंपनीज तो सेबी के हिसाब से चलता है और सेबी ने लिखा है इशूड इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर आ चुका है इफ 90% ऑफ द इशू इज सब्सक्राइब्ड। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 90%। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में 90% और आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। कंपनी चाहे तो एक हायर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रेट भी रख सकती है। तो वॉट एवर द एंट्री इज, आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करोगे। इफ द इशू इज सब्सक्राइब मोर देन 90%, इट इज डन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बाहर आ गया ये। तो ऑडिटर ये सब चेक करेगा। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, क्या सब कॉल्स प्रॉपरली विद इन टाइम मिल गए हैं, क्या जितना भी पैसा आया है वो प्रॉपर कैश बुक, पासबुक में, अकाउंट्स में, रजिस्टर्स में अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी कॉल्स पर पैसा आया उसके बदले में चालान्स और रिसीट्स इशू हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ओके, शेयर कैपिटल के अमाउंट को प्रॉपरली एडजस्ट किया या नहीं किया, प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी या नहीं करी, ये सारी चीज़ें ऑडिटर को चेक करनी होती है। एंड दिस
इज ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। तो आज हमने ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल सीखा है, जहाँ पे हम शेयर्स की ऑडिट कर रहे हैं, हम कैपिटल की ऑडिट कर रहे हैं। पहले हम इन सब के बारे में जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में जाना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इन सब के बारे में भी डिस्कशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑडिटर चेक करता है। एप्लीकेशन मनी प्रॉपर्ली रिसीव्ड और नॉट, कॉल्स इन एरियर्स कितना है, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स और नॉट, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का अमाउंट प्रॉपर्ली मिला है या नहीं, शेयर्स आपने प्रॉपर्ली अलॉट करे हैं या नहीं, क्या शेयर सर्टिफिकेट टाइमली इशू करा है या नहीं करा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों का, रेगुलेशंस का ध्यान रखते हुए ऑडिटर ऑडिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल में। लेट्स जस्ट क्विकली रीड ऑल दिस फ्रॉम द नोट्स। आई हाईलाइट द स्क्रीन फॉर यू। इफ यू वांट कॉपी समथिंग यू कैन कॉपी इट डाउन। यू हैव टू कॉपी इट। आई मीन आप, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप ये मेरे साथ साथ सब लिख ही रहे होंगे। देखिए, मैं ये पहले से सब लिख कर ला सकती थी, बट द मेन इंटेंशन इज़ टू राइट अलॉन्ग विथ यू। सो प्लीज़ कीप लिसनिंग एज वेल राइटिंग। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नोट्स में सब लिखा है बट फॉर्मेट ये नहीं है, तो इट्स अ ईजी फॉर्मेट विच हैव मेड फॉर यू। इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे से रिटेन रख सकते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल में हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। Preferential right with respect to dividend and repayment of capital, and equity shares which are not preference shares. Non applicability, audit of share capital किसकी नहीं होगी? ऐसी कंपनीज की नहीं होगी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, जिनमें शेयर कैपिटल है ही नहीं, उनके शेयर कैपिटल की ऑडिट कैसे करेंगे? तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें लिखा है कि कंपनी में शेयर्स ही नहीं है, इट्स लिमिटेड बाय गारंटी, उनके ऊपर ये प्रोविजंस लागू ही नहीं होंगे। देन यू हैव टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज को हम रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। हम इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं या मैक्सिमम कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। So these are authorized by the memorandums. These are the maximum amount of the capital which a company can issue, right? Issued share capital, टाइम टू टाइम जो कंपनी ने इशू किया है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उसमें से लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फिर है कॉल्ड अप, कंपनी ने जितना मंगवाया है अब तक, कंपनी ने जितना मंगवाया है उसे बोलते हैं कॉल्ड अप, एंड मेंबर्स ने उसमें से जितना पे किया उसे बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। इट्स द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी which has been credited to the account, जितना अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ है, it's paid up share capital, right? Of course, it does not include any calls in advance and calls in arrears. Then you have general considerations. तो general considerations में क्या लिखा है? Authorized share capital should be memorandum. अच्छा, authorized share capital कहाँ से चेक करें? बैलेंस शीट में सही लिखा है या नहीं लिखा? तो उसके लिए आप मेमोरेंडम खोलो, मेमोरेंडम का 5वां क्लॉज खोलो। 5वां क्लॉज मतलब कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज को खोल के देखो कि कंपनी रजिस्टर्ड थी 1 करोड़ कैपिटल के साथ, बैलेंस शीट में 1 करोड़ है या ज़्यादा है। तो यू विल ऑडिट विद एग्जामिनिंग मेमोरेंडम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर्स, पिछले साल कुछ बढ़ाया क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल, एनी इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल। कैसे ऑडिटर वेरीफाई करेगा? ऑडिटर को पता चला है कि कुछ ऑथराइज शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, तो वो चेक करेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी लाओ, दिखाओ कि आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाया है क्या। तो ही विल एग्जामिन बाय चेकिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेंबर्स। हमने आरओसी को भी फाइल करना है, SH7PS3। आरओसी को फाइल करने के बाद उनकी कॉपीज भी हम चेक कर सकते हैं। आरओसी, राइट। बाकी इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि आपने कितना इशू किया, उसमें से कितना सब्सक्राइब किया है। अगर पूरे साल में कोई फ्रेश इशू नहीं हुआ है तो हम मैनेजमेंट से लिखवा कर ले सकते हैं कि आप लिख कर दे दो, इस पूरे साल में आपने कोई शेयर इशू नहीं किया, ना तो कैश में ना अदर देन कैश में। तो लिखा है MRL या WR कैन बी ऑब्टेन्ड। व्हाट इज MRL? इट्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर या रिटन रिप्रेजेंटेशन
व्हाट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर? हम मैनेजमेंट से एक लेटर लिखित में मंगवा सकते हैं कि लिख कर दे दो इस बार पूरे साल में ना तो कोई बोनस, ना राइट, ना प्रेफरेंशियल, ना इक्विटी, कुछ शेयर्स आपने इशू नहीं करें। इन केस अगर फ्रेश इशू हुआ है तो ऑडिटर चेक करेगा प्रॉपर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल किया है नहीं किया, किस पूरे साल में हमने इतने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, क्या फ्रेश इशू करना कंपनी के पावर में था, क्या प्रॉपर रेजोल्यूशंस पास हुए या नहीं हुए, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई 90%। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है नहीं मिला है, बिकॉज इफ इट्स नॉट रिसीव्ड 30 days एंटायर अमाउंट इज टू बी रिफंडेड। जो भी एप्लीकेशन अमाउंट मिला है हैज बीन केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विच इज कॉल्ड एज एस्क्रो अकाउंट और नॉट। व्हाई? बिकॉज हम वेट करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब मिलेगा तभी हम उसे डे टू डे ऑपरेशंस में काम लेंगे, क्योंकि अगर कल को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो हमें ये पूरा पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा। तो द इंटेंशन इज टू कीप द अमाउंट ब्लॉक, कंपनी डे टू डे अफेयर्स में काम ना ले ले, राइट। एप्लीकेशन मनी जो आपने मंगवाया है इट्स नॉट लेस देन 5%। तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि लिस्टेड कंपनीज को मिनिमम कितना परसेंट एप्लीकेशन पे मंगवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी मिनिमम 25% ऑफ द फेस वैल्यू, और अनलिस्टेड कंपनी के केस में इट्स 5% ऑफ द फेस वैल्यू। अंडरराइटिंग कमीशन अच्छे से पे करी, प्रॉपरली जितना लिखा था परसेंटेज के हिसाब से पे करी या नहीं पे करी। लिखा है अंडरराइटिंग कमीशन के लिए कि शेयर्स के लिए और डिबेंचर्स के लिए इट्स 5% एंड 2.5%, उतना ही अंडरराइटिंग कमीशन पे हुआ है लॉ के हिसाब से, उससे ज़्यादा तो नहीं कर दिया, रूल्स के अकॉर्डिंग पे करा है या नहीं। कोई शेयर डिस्काउंट पे तो इशू नहीं कर दिया, बिकॉज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा है या नहीं करा है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की ICDR गाइडलाइंस फॉलो करी है या नहीं करी है। व्हाट इज ICDR? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, राइट। देन यू हैव स्टेज 1 एप्लीकेशन मनी चेक कर लो, एप्लीकेशन जो आई है वो चेक करो। चेक अ फ्यू ओरिजिनल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड विद द कैश बुक, क्या जितना पैसा एक्चुअली ड्रॉअर में पड़ा है उतना ही बुक्स में आया या नहीं आया, जितना पैसा बैंक में जमा हुआ है उतना ही हम अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने बैंक अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो कितना रिफंड किया, प्रॉपर्ली रिफंड हुआ या नहीं हुआ। करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स अच्छे से इन लाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर लेंगे, कोई कैलकुलेशन, कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है। अलॉटमेंट कैसे चेक करें? जब भी आप कोई भी कॉल मंगवाते हो इट रिक्वायर्स बोर्ड रेजोल्यूशन, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते वक्त। लेटर ऑफ अलॉटमेंट हमने भेजा है प्रॉपर्ली शेयर होल्डर्स को या नहीं। मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम एंट्री पास करते हैं ना, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उससे पहले एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, या एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पढ़ रहे हैं तो अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अमाउंट एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये सारी एंट्रीज अच्छे से पास हुई या नहीं हुई। कैश बुक, बैंक बुक चेक कर लो, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स चेक कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट F पॉइंट, अलॉटमेंट के बाद शेयर सर्टिफिकेट्स टाइमली 2 महीने के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद जब आप अलॉटमेंट का अमाउंट दे देते हो तो आपको फिर शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। ROC को आप प्रॉपर्ली रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर रहे हैं या नहीं। स्टेज 3 कॉल्स, दैट इज कॉल्स इन फाइनल कॉल, जो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है। तो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा या नहीं करा, प्रॉपर्ली आपने सही तरीके से पैसा रिसीव किया, प्रॉपर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करी या नहीं करी। कुछ आप कॉल लेटर्स चेक कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्ली कॉल मंगवाया। पेमेंट से पहले ये तो चेक करो कि हमने पैसे सबसे मांगे या नहीं मांगे, क्योंकि अगर किसी से पैसे सपोज नहीं मांगे तो कहाँ से आएंगे। वेदर कॉल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑल, राइट, ये भी चेक करना ज़रूरी है। रिसीट्स चेक करेंगे, कैश बुक, पासबुक चेक करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड प्रॉपर्ली और नॉट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। कोई कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एरियर्स है तो इंटरेस्ट की एंट्रीज भी चेक करेंगे।
एग्जामिन द शेड्यूल ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, उनका प्रॉपर एडजस्टमेंट है या नहीं, और कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को शेयर कैपिटल में तो क्रेडिट नहीं कर दिया, नहीं कर सकते। कॉल्स इन एडवांस का पैसा हमेशा अलग तरीके से शो होता है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सही से करी या नहीं करी। एंड लास्ट थिंग टू बी चेक्ड, अगर आपने शेयर्स नॉट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किया है किसी वेंडर को अगेंस्ट एनी एसेट और समथिंग, तो भी चेक करेंगे कि आपने सपोज अंडर राइटर को, प्रमोटर को, या किसी भी वेंडर को, किसी भी पार्टी को आपने किसी सर्विस के बदले में या गुड्स के बदले में अगर शेयर्स इशू करे हैं, तो बोर्ड रेजोल्यूशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर और नॉट, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड और नॉट, आपने आरओसी को इन्फॉर्म करा है या नहीं करा है। तो एवरीथिंग इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड और नॉट, ऑडिटर बेसिकली ये चेक करेगा। सिमिलरली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स भी चेक करेगा कि एवरीथिंग इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट और नॉट। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कितना अगर हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करा है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फॉर मशीन ऑफ दिस अमाउंट ये शेयर्स इशू हुए हैं, फॉर लोन रीपेमेंट ये शेयर्स यूज में आए हैं। तो इस तरीके से कितने शेयर्स हम होल्डिंग कंपनी के होल्ड कर रहे हैं, सब्सिडियरी के होल्ड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कोई ऐसा शेयर होल्डर इकलौता जो 5% से ज़्यादा कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है, उसके बारे में भी रेफर करेंगे कि अकेला ये इंसान पूरी कंपनी के 5% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करने लग गया है, तो वी विल हैव टू डिस्क्लोज हिज प्रॉपरली नेम एंड एवरीथिंग कि ये पर्सन 5% से ज़्यादा, अकेला इंसान इतना शेयर्स होल्ड कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल विथ ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बेसिकली बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है। ऑडिटर चेक करेगा, बैलेंस शीट का सबसे सर्वप्रथम टॉपिक ही ये है शेयर कैपिटल। ऑडिटर शेयर कैपिटल को ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से चेक करेगा, कैश में, अदर देन कैश में, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, एरियर्स पे, एडवांस पे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सेकेंड, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एवरीथिंग ऑडिटर विल चेक। ही विल चेक ईच एंड एवरी एंट्री. He will check cash book, passbook, accounting treatment, and everything whether done properly or not. So this is all about audit of share capital, and this is all about with this lecture. I hope you've understood audit of share capital. एक बार आप अच्छे से नोट्स को जो हमने क्लास में लिखे हैं और बुक में जो मैंने लिख कर दिया है, आप एक बार एक अच्छी सी रीडिंग मार लेना. I'm sure that you will be able to learn it very, very properly. Thank you. See you in the next lecture. Bye-bye.